हेलो दोस्तों, आज हम लोग अशोक के अभिलेख देखेंगे। अशोक ने जो अपने अभिलेख बनवाए थे वो 3 प्रकार के अभिलेख बनवाए थे, जिसमें से पहला था उनका शिलालेख। पहला क्या था? शिलालेख। पहला जो उनका था अभिलेख वो था शिलालेख। दूसरा था उनका स्तंभ लेख। दूसरा क्या था दोस्तों? स्तंभ लेख। दूसरा जो उनका था वो था स्तंभ लेख। और जो तीसरा था वो था गुहा लेख। क्या था? गुहा लेख। ठीक। तो ये 3 प्रकार के अशोक ने अभिलेख बनवाए थे, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख। ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि जो इन्होंने शिलालेख बनवाए, स्तंभ लेख बनवाए, गुहा लेख बनवाए, ये सब क्या थे? ये बड़े भी थे और छोटे भी थे, इसीलिए इनके आगे लगा दिया जाता है कि बृहत एवं लघु। बृहत एवं लघु मतलब कि बृहत एवं लघु शिलालेख, बृहत एवं लघु स्तंभ लेख, बृहत एवं लघु गुहा लेख। ठीक है ना दोस्तों। बृहत एवं लघु शिलालेख बनवाए, बृहत एवं लघु स्तंभ लेख बनवाए और बृहत एवं लघु गुहा लेख बनवाए। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का जो काम किया था वो क्या था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों को पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था और किस सन में पढ़ा था। एक क्वेश्चन तो ये बनता है और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सा अभिलेख था जिसको सबसे पहले जिस अभिलेख को सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था, तो वो दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख था। क्या था दोस्तों? वो दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख था जिसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जी ने पढ़ा था। ठीक है ना। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जी ने जिस अभिलेख को पढ़ा था वो दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख था, जिसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और यह अभिलेख किस में लिखा था? अगर आपसे पूछा जाए कि यह अभिलेख लिखा किस में था, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। आपको जानना चाहिए कि अशोक ने जो अभिलेख 3 लिखवाए थे, ये 4 लिपियों में लिखवाया था। कितने लिपियों में लिखवाया था? 4 लिपियों में लिखवाया था। पहला आपका था ब्राह्मी, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि ये जो कहाँ का? दिल्ली टोपरा का था, जिसको पहली बार पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप जी ने। दूसरा आपका होता है, दूसरी इनकी लिपि थी वो थी अरामाइक। कौन सी थी? अरामाइक। कौन सी लिपि थी दोस्तों? अरामाइक लिपि। ठीक है ना। तीसरी इनकी जो लिपि थी वो थी यूनानी। कौन सी थी? यूनानी, सॉरी, यूनानी। और जो चौथी लिपि इनकी थी वो थी खरोष्ठी। कौन सी थी? खरोष्ठी लिपि। तो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए थे वो चारों लिपियों में लिखे गए थे। यूनानी में भी लिखे गए, खरोष्ठी में भी लिखे गए और अरामाइक में भी लिखे गए, ब्राह्मी में भी लिखे गए। तो स्तंभ जो इन्होंने अपने शिलालेख बनवाए, स्तंभ लेख बनवाए, गुहा लेख बनवाए, अर्थात अशोक के जो अभिलेख थे वो चारों लिपियों में लिखे गए। हाँ, लेकिन भारत में जो भी अभिलेख पाए गए वो सारे के सारे किस में थे? ब्राह्मी लिपि में थे। किस में थे दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में। किस में थे वो? ब्राह्मी लिपि में। जो भारत में पाए गए वो ब्राह्मी लिपि में शिलालेख अभिलेख थे। इस भारत के बाहर जो पाए गए वो आपके जो है अरामाइक, यूनानी और खरोष्ठी लिपि, अरामाइक, यूनानी एवं खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके जो अभिलेख हैं कुछ उनमें से मुख्य अभिलेखों का पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा शाहबाजगढ़ी मानसेहरा अभिलेख। कौन सा था? शाहबाजगढ़ी शाहबाजगढ़ी शाहबाज शाहबाजगढ़ी मानसेरा अभिलेख।
शेहरा अभिलेख। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका कहाँ पर? पाकिस्तान में। कहाँ से? पाकिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? पाकिस्तान में। और ये लिखा गया है किसमें? खरोष्टी लिपि में। किसमें लिखा गया है? खरोष्टी लिपि में। ठीक है ना। अगला इनका अभिलेख जो है वो है तक्षशिला। अगर दोस्तों आपको याद हो तो कल की जो क्लास थी उसमें बताया गया था कि तक्षशिला जो है वो गांधार की राजधानी थी। गांधार की राजधानी थी और यहीं के प्रोफेसर थे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है ना, यहीं के थे। तो तक्षशिला जो है ये भी आपका कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। और ये और इनका एक और अभिलेख है लंपक अभिलेख। कौन सा है? लंपक या लंघमान अभिलेख। ठीक है, लंपक या लंघमान अभिलेख जो भी कहाँ पाया जाता है? अफगानिस्तान में। कहाँ पाया जाता है? अफगानिस्तान में। अफगान लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक ना, अफगानिस्तान में पाया जाता है। और ये दोनों अभिलेख हैं ये किस भाषा में पाए गए या किस लिपि में पाए गए हैं? तो ये जो लिपि, इनकी जो लिपि है वो है आपकी अरेमाइक। कौन सी है? अरेमाइक। अरेमाइक लिपि यूनानी प्रभाव से प्रभावित थी। ठीक है ना, अरेमाइक लिपि में। ये किस में पाई गई? इनकी अरेमाइक लिपि में। ठीक दोस्तों, ये वो आपका। और उसके बाद जो इनका है सारे कोहना अभिलेख। कौन सा है? सारे कोहना। ये भी हम बात कर रहे हैं अभिलेखों की। इसके बाद हम बात करेंगे शिलालेख की। ठीक ना, इसके बाद जो इनका अभिलेख था वो था सारे कोहना। सारे कोहना, सारे कोहना अभिलेख जो कहाँ पाया जाता है? कंधार में। जो कहाँ पाया गया था? कंधार में पाया गया है। ठीक है ना, ये द्विभाषीय लिपि में लिखा गया था, ये याद रखना। ये जो इनका एक मात्र ये जो अभिलेख इनका है ये द्विभाषी अभिलेख है। कौन सा है? द्विभाषी। अर्थात जिसे आप लोग लिखते हैं ना द्विभाषी शब्द बोलते हैं ना, वो तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो वो तो क्या हुआ? हिंदी हो। ब्यूटीफुल का होगा इंग्लिश, मतलब आप दो भाषा में बात करते हैं। वैसे इनके जो सारे कोहना अभिलेख कंधार में है, ये द्विभाषी अभिलेख है। और ये कहाँ पाएगा? ये इसकी जो दो भाषा है अर्थात ये जो दो लिपियाँ कौन कौन सी हैं इसकी, ये एक बार देख लीजिए आप लोग। इसकी जो दो लिपियाँ थी वो थी अरेमाइक, अरामाइक और यूनानी। कौन कौन सी? अरामाइक, अरामाइक और यूनानी। कौन सा? यूनानी। ठीक है ना। तो इसने जो सारे कोहना अभिलेख है इनका ये दो भाषा में पाया जाता है, अर्थात दो लिपियों में लिखा पाया गया है। एक तो अरामाइक है और दूसरा यूनानी है। ठीक है ना। अगला हम अब इनका देखते हैं आगे शिलालेख। एक इनका अभिलेख और है लंपक अभिलेख जो सीरियाई भाषा में पाया जाता है। ठीक ना, एक अपवाद है ये। अशोक के सभी अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। इनकी जो लिपियां थी वो तो खरोष्टी, यूनानी, अरेमाइक थी, ब्राह्मी। लेकिन जो अशोक के अभिलेख की जो भाषा थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया, तो आप कहोगे प्राकृत भाषा का। किस भाषा का प्रयोग करेंगे आप? प्राकृत भाषा का। ठीक है ना, प्राकृत भाषा का। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो प्राकृत भाषा में नहीं लिखा गया है, अगर आपसे पूछ ले कि अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो प्राकृत भाषा में नहीं लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा लंपक अभिलेख जो कि सीरियाई भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? सीरियाई भाषा में। ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये एग्जाम्पशन है, अपवाद है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं क्योंकि जो नॉर्मल है वो तो नहीं पूछेगा, जो थोड़ा अपवाद होगा, थोड़ा सा हटके होगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में रखता है एग्जामिनर। तो ये याद रखना कि लंपक अभिलेख जो है वो सीरियाई भाषा में लिखा गया है। बाकी जो सारे अभिलेख हैं वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए शिलालेख। इनके जो शिलालेख है तो शिलालेख बृहद एवं लघु, मतलब वो चीज़ बृहद एवं लघु, बड़े एवं छोटे, क्या होगा? सब में लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो अशोक ने जो शिलालेख थे 14 अभिलेख, शिलालेखों में 14 बातें अंकित कराई है। तो अशोक के जो शिलालेख होते थे उसमें क्या होता था? 14 बातें क्या होती थी? अंकित होती थी, अर्थात लिखी होती थी। अर्थात अशोक के जो शिलालेख होते थे उसमें
14 बातें लिखी होती थी। कितना? 14 बातें लिखी होती थी, ठीक है ना। जो 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं, जो बृहद शिलालेखों में 14 अभिलेख अंकित हैं जो 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं, ठीक है ना। 2 पाकिस्तान से, इन 14 में से कहाँ कहाँ से मिले हैं ये देख लीजिए कि ये जो आपके 14 बातें अंकित होती थी जो 8 विभिन्न स्थानों से मिले हैं, इनमें से 2 कहाँ से है? पाकिस्तान से। 2 कहाँ से है? पाकिस्तान, ठीक। और बाकी का जो 6 है वो कहाँ से हैं? भारत से, इंडिया, मेरा देश इंडिया, ठीक ना। तो 2 पाकिस्तान से मिले हैं और 6 कहाँ से मिले हैं? भारत से हैं। ये स्थल के जो नाम है, एक बार हम आपको लोगों को नाम बता दूं कि जो नाम है वो कौन कौन से हैं। एक है आपका शाहबाज गढ़ी, जैसा मैंने आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। शाहबाज गढ़ी जो अभिलेख है इनका, वो कहाँ पर है? पाकिस्तान, पेशावर में है। मानसेहरा, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मानसेहरा जो अभिलेख है वो इनका हजारा, पाकिस्तान में है। तो जो 2 पाकिस्तान में पाए गए हैं, वो जो 2 पाकिस्तान में पाए गए थे उनमें से कौन कौन से हैं? एक है आपका शाहबाज गढ़ी, शाहबाज गढ़ी, ठीक ना। एक तो उनका शाहबाज गढ़ी है और दूसरा जो है वो आपका है मानसेहरा। दूसरा क्या है? मानसेहरा। यही 2 अभिलेख हैं जो पाकिस्तान में पाए गए हैं, ठीक है ना। यही 2 हैं जो पाकिस्तान में पाए गए हैं, जो 2 स्थल में। एक शाहबाज गढ़ी आपका पेशावर में है। कहाँ पर है? पेशावर में। शाहबाज गढ़ी आपका पेशावर में है और मानसेहरा आपका हजारा में है। कहाँ पर है? हजारा में। बाकी के जो 6 हैं वो आपके इंडिया में अर्थात भारत में पाए गए हैं, जिसमें से पहला है गिरनार। क्या है? गिरनार। जो गिरनार है ये आपका जूनागढ़ में पाया गया है। कहाँ पर? जूनागढ़, जो आपका गुजरात में आता है। कहाँ आता है? जूनागढ़। एक सेकंड, जूनागढ़ जो आपका कहाँ आता है? भारत में आता है, गुजरात में राज्य में। दूसरा है आपका सोपारा। दूसरा का है? सोपारा। दूसरा है आपका सोपारा जो कि आपका महाराष्ट्र में आता है। कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में आता है सोपारा। उसके बाद आपका है एर्रागुड़ी। क्या है? एर्रागुड़ी। तीसरा क्या है? एर्रागुड़ी जो आपका कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश में। चौथा आपका है कालसी। चौथा क्या है? कालसी जो आपका देहरादून में आता है, ठीक ना। दून लेते हैं, दून मतलब देहरादून होता है, ठीक ना। उसके बाद है धौली। धौली। पांचवा आपका क्या है? धौली। ये कहाँ आपका है? पुरी अर्थात उड़ीसा में है, ठीक है। पुरी अर्थात उड़ीसा में है। भारत का सबसे पूर्वी शिलालेख है, याद रहिए। ये जो अभिलेख है इनका, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये जो आपका धौली है ये पुरी में है, तो याद रखना पुरी से मतलब पूर्वी। अगर पूछे आपसे कि अशोक का कौन सा शिलालेख भारत के सबसे पूर्वी दिशा में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? धौली को बताएंगे, जो भारत के सबसे पूर्वी जगह स्थल पर स्थित है। उसके बाद आपका आता है जौंगढ़। कौन सा आता है? जौंगढ़। जौंगढ़। जौंगढ़ जो है आपका, जौंगढ़ शिलालेख आपका ये पड़ता है आपका, एक सेकंड, जौंगढ़ जो है ये आपका पड़ता है, ये आपका पड़ता है गंजाम, उड़ीसा। कहाँ पड़ता है? गंजाम, उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके वो सारे आठों अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, जो 14 शिलालेख जो 8 जगहों से मिले हैं, इन्हें आपको बताया गया, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने बोला था कि बृहद शिलालेखों में 14 अभिलेख अंकित है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 पाकिस्तान और 6 भारत के हैं। पाकिस्तान के जो है वो शाहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान, ये 2 पाकिस्तान से हैं। उसके बाद भारत से जो है वो गिरनार जूनागढ़ भारत गुजरात से, सोपारा महाराष्ट्र, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश, एर्रागुड़ी है, ठीक ना। ये कालसी देहरादून, धौली पुरी उड़ीसा भारत का सबसे क्या है? ये पूर्वी शिलालेख।
जौंगड़ गंजाम उड़ीसा। ठीक दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं जो 14 अभिलेखों के बारे में बात किया गया है, इसमें मेजर अभिलेखों में क्या क्या बातें हुई हैं ये हम आपको बता दें। जैसे जो पहला अभिलेख है, इनका जो पहला अभिलेख है उसमें कहा गया है कि पशु हत्या नहीं होगी। पहले अभिलेख में क्या कहा गया है कि पशु हत्या नहीं होगी, ठीक ना। दूसरे अभिलेख में इनके कहा गया है कि दूसरे अभिलेख में सीमांत प्रदेशों के रूप में दक्षिण के राज्यों अन्य सीमांत राज्यों की चर्चा, अर्थात जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनकी क्या की गई है, चर्चा की गई है दूसरे अभिलेख में। तीसरे अभिलेख में कहा बताया गया है कि अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष प्रादेशिक रज्जुक की नियुक्ति, मतलब इसने तीसरे अभिलेख में न्याय एवं राजस्व अधिकारियों की क्या किया है, नियुक्ति किया है। इसने क्या किया है, अधिकारियों की नियुक्ति किया है। तो अगर पूछा जाए तीसरे अभिलेखों में किसका वर्णन है, तो अधिकारियों की नियुक्ति का, ठीक है ना। उसके बाद इनका पांचवा अभिलेख, चौथा नहीं बताएंगे, पांचवा अभिलेख धम्म महामात्र की नियुक्ति। जो इनका पांचवा अभिलेख है उसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है। क्या कही गई, धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक ना। जो पांचवा अभिलेख, जो 12वां अभिलेख है, सभी संप्रदायों में सार्ववृद्धीय समन्वय की बात की गई है। जो 12वां अभिलेख है उसमें सभी संप्रदायों में सार्ववृद्धि या समन्वय की बात की गई है। किसमें, 12वें अभिलेख में समन्वय की बात की गई है, 12वें अभिलेख में। उसके बाद इसका 13वां अभिलेख है, इसमें 13वां अभिलेख इनका मेजर है, ये याद रखना। जो इनका 13वां अभिलेख है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। जैसे इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला, कलिंग विजय। आपको पता होगा अशोक अगर जाने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कलिंग विजय से ही जाने जाते हैं। कलिंग विजय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, ये कलिंग का युद्ध, काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे। इसी के बाद से अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था। दूसरी बात जो इसमें कही गई है वो बताई गई है दक्षिण के सीमांत राज्यों का उल्लेख तथा बहीलों को चिताया। मतलब इस दूसरे अभिलेख में भी आपको बताया है मैंने कि दूसरे अभिलेख में भी दक्षिण भारत के राज्यों की बात की गई है, लेकिन इसमें भी की गई है, ठीक ना। 13वें अभिलेख में भी दक्षिण भारत के राज्यों की बात की गई है और बहेलियों को चिताया है। तीसरी बात जो की गई है इसमें, तीसरी बात ये 5 पड़ोसी देशों का उल्लेख है। 5 पड़ोसी देशों का उल्लेख है, ये बहुत बड़ी बात है अशोक के बारे में कि 5 पड़ोसी देशों का भी उल्लेख किया गया है इस 13वें अभिलेख में, ठीक ना। अशोक के 5 पड़ोसी देशों के उल्लेख किया गया है, ठीक ना। इसमें जो 5 पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से, यवन राजा, मकदूनिया, एपिरस, मिस्र, सीरिन, साइरस, ठीक ना, ये हैं उनके, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 14 शिलालेख। इसके बाद भी आगे इन्होंने लघु शिलालेख बनाए हैं जिसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे, ठीक ना। और इतना अभी काफ़ी है, या अभी कर दें, चलो अभी कर देते हैं। लघु शिलालेख व्यक्तिगत जीवन के संबंध में जानकारियाँ। लघु शिलालेख में क्या है, इनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में जानकारियाँ मिली हैं। जैसे प्रमुख स्थल कर्नाटक मास्करी, ठीक ना। इसमें हम प्रमुख अभिलेखों के बारे में आपको बता दें। जैसे इनका प्रमुख अभिलेखों में है प्रमुख स्थल कर्नाटक मास्की, निट्टूर, उद्गोलन। मध्य प्रदेश में एक इनका गुर्जरा शिलालेख है, ये ध्यान रखना। एमपी में कहाँ पे, एमपी में एक शिलालेख है जिसका नाम है गुर्जरा। क्या नाम है, गुर्जरा शिलालेख है इनका, जिसमें इसने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसी अभिलेख में इसने स्वयं को क्या बताया है, मगध का सम्राट बताया है। मगध का सम्राट बताया है किस अभिलेख में, तो गुर्जरा अभिलेख में, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। राजस्थान में इनका भाबरू बैराट है। आंध्र प्रदेश में एर्रागुड़ी, मैंने बता दिया है। मस्की, निट्टूर, उद्गोलन, गुर्जरा में अशोक नाम लिखा है। मस्की, निट्टूर, उद्गोलन, गुर्जरा में अशोक नाम, मतलब वही जब भी गुर्जरा में खुद को अशोक नाम से अपने को डिफाइन करके मगध का राज सम्राट बताया है। उसी तरीके से मस्की अभिलेख है और निट्टूर है, उद्गोलन में भी अशोक शब्द की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है ना।
अब इनका आगे है लघु स्तंभ लेख, ठीक है, लघु शिलालेख देख लिया आप लोगों ने। अब लघु स्तंभ लेख इनका, लघु स्तंभ लेख में राजकीय घोषणाएं होती है। क्या होती हैं? राजकीय घोषणाएं होती हैं। किसमें? राजकीय घोषणा, ठीक ना, किसमें होती हैं? ये लघु स्तंभ लेख में। लघु स्तंभ लेख में क्या होती है? इनकी राजकीय घोषणाएं होती हैं, ठीक है ना, जिसमें से मेजर हैं सांची स्तंभ लेख, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमको लगता है सारे बच्चों को ये पता भी होगा। सांची स्तंभ लेख, सांची स्तंभ लेख है इनका, जिसमें महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया। क्या दिया गया है? महामात्रों को संघ भेद रोकने, महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है। संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है किसमें? सांची के स्तंभ लेख में। दूसरा है यूपी, ये सांची का स्तंभ लेख है कहाँ पे भाई? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सांची का स्तंभ लेख कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे कि सांची कहाँ है? घर के बगल आपके? नहीं भाई, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जहाँ पे एक और अभिलेख की हमने चर्चा की थी, गुर्जरा शिलालेख की, जिसमें बताया था हमने कि इस शिलालेख में यह पहला शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसमें? गुर्जरा में। और सांची स्तंभ लेख में महामात्रों को संघ भेद की मनाही की है, ठीक है ना। उसके बाद आपका है उत्तर प्रदेश में सारनाथ वाराणसी, ये तो सबको ही पता है। सारनाथ वाराणसी काफ़ी चर्चित है, क्योंकि सारनाथ वाराणसी ये आपका यूपी में पड़ता है। इस अभिलेख में इस स्तंभ लेख में इन्होंने बताया है कि इसमें सांची की लघु स्तंभ लेख की तरह ही महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया है। मतलब इसमें भी वही बात इसने बताया है जो कि सांची के स्तंभ लेख में बताया है, ठीक है ना। इसे में कौशाम्बी, इसे एक कौशाम्बी में इनका स्तंभ लेख था, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक ना। कौशाम्बी का जो अभिलेख है इनका, कौशाम्बी का जो अभिलेख है, जो इनका कौशाम्बी का अभिलेख है, उसको रानी का अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। अब ये किस लिए भाई कहते हैं रानी का अभिलेख? कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रानी का अभिलेख किसे कहते हैं, तो आप लोग कुछ और नहीं बल्कि कौशाम्बी को लगाइएगा टिक, ठीक है ना। इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक की पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है, क्योंकि इस अभिलेख में अशोक की पत्नी जो थी वो थी कारुवाकी। क्या थी? कारुवाकी। कारुवाकी जो थी, जो अशोक की पत्नी थी कारुवाकी, वो इसमें दान जो देती थी उसका उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख कहा गया है। क्यों कहा गया है रानी? क्योंकि इसमें दान का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद इनका निगल व सागर लघु स्तंभ लेख। अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यहाँ की यात्रा की तथा कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन या विस्तार करवाया था, ठीक ना। कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है ये। इसके बाद एक अभिलेख है सहगोरा, ऐसे जान लीजिए पढ़ता कहाँ पे, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना। सहगोरा ये भी आपके यूपी गोरखपुर के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी गोरखपुर। इसमें एक बात ही ये है इम्पोर्टेंट है कि इसमें गोरख, ठीक ना, इसमें एक ही बात इम्पोर्टेंट, इसने अकाल के समय में अशोक द्वारा राजकीय राहत की चर्चा है। क्या है? अकाल के समय में, ऐसे समझिए, अकाल राहत चर्चा किसमें है? इस वाले में अभिलेख में। किसमें? सहगौरा में है, ठीक दोस्तों। इसके बाद इनका एक अभिलेख है रुम्मन देई का अभिलेख, ये याद रखना, रुम्मन देई का अभिलेख है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। क्या है ये? सबसे छोटा अभिलेख है ये। किसका? सबसे छोटा अभिलेख है इनका। किसका? अशोक का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सबसे छोटा अभिलेख है। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसे आर्थिक अभिलेख किसे कहते हैं, तो हम इसे ही कहते हैं, रुम्मन देई अभिलेख को हम आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। अभी अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कौशाम्बी को। और आर्थिक अभिलेख किसे कहते हैं? रुम्मन देई को। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मन देई है, ठीक है ना। किस अभिलेख में अशोक के नाम की चर्चा मिलती है? तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा में। किसमें? मध्य प्रदेश के। महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश किसमें दिया गया? सांची और सारनाथ में, ठीक है ना।
तो ये आपका हो गया। उसके बाद देख लीजिए आप गुहा लेख, कौन क्या देखना है दोस्तों, गुहा लेख देख लीजिए थोड़ा सा, दो चार जो इम्पोर्टेंट हैं, कौन से, गुहा लेख, ठीक है ना। गुहा लेख में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जूनागढ़ अभिलेख। क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख बहुत नाम सुनते होंगे आप लोग भी, जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक ना। जूनागढ़ का जो इनका अभिलेख है, इसमें रुद्रदमन का अभिलेख है। यह 150 ईस्वी का रुद्रदामन का अभिलेख है। वह संस्कृत भाषा में रचित प्रथम अभिलेख है। ये ध्यान रखना। ये पहली बात तो किसका है, रुद्रदामन का है, तो मतलब किसका नहीं है, ये अशोक का नहीं है, ठीक ना। ये रुद्रदामन का है। कब लिखा गया था, 150 ईसा पूर्व में। कब लिखा गया था, 150 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। और सेकंड चीज जो इम्पोर्टेंट बता रहा है, वो बता रहा है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। हमने आपको बताया था कि अशोक के सारे अभिलेख किस में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में। किस में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में। लेकिन एक अभिलेख था जो अपवाद था, जो किस में लिखा गया था, सीरियाई भाषा में। उस अभिलेख का नाम क्या था, लंपक अभिलेख। उसी तरीके से ये भी एक अभिलेख है जो किस में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। और किस शैली में अगर पूछ ले तो ये किस शैली में लिखा गया, तो चंपू शैली। कौन सी, चंपू शैली। ध्यान रहे, किस शैली में, चंपू शैली में। अगर आपसे पूछ ले कि ये किस शैली में लिखा गया, तो चंपू शैली में। और संस्कृत भाषा में लिखा गया एक मत जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ का अभिलेख, जो रुद्रदामन द्वारा 150 ईसा पूर्व में बनवाया गया था, ठीक है ना। और एक चीज अच्छी है कि इसी अभिलेख में इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि इसका पूरा हो जाए, ठीक है ना, सबको देखे भी और छोटा भी हो जाए, ठीक है ना, ठीक है। ये दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये जो अभिलेख है, गुहा लेख है, जो जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख है, ये पहली बात तो संस्कृत भाषा में चंपू शैली में लिखवाया गया है। और इसी अभिलेख में आपको चंद्रगुप्त, किसका, चंद्रगुप्त, ठीक है ना, चंद्रगुप्त का, ठीक है ना, अशोक का, किसका, अशोक का, किसका दोस्तों, अशोक का। और रुद्रदामन का, किसका, रुद्रदामन का, रुद्रदामन। और अस्कंदगुप्त का, किसका, अस्कंदगुप्त का, किसका दोस्तों, अस्कंदगुप्त का, ठीक है ना। तो इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त का, अशोक का, रुद्रदामन का और अस्कंदगुप्त चारों राजाओं का नाम अंकित है। तो ये अभिलेख बहुत पूछता है क्वेश्चन में, कि सबसे पूछेगा कि रुद्रदामन का अभिलेख कौन सा है। अक्सर लोग जूनागढ़ सारे अभिलेख को अशोक ने बनवाया, इसलिए सारे अभिलेख अशोक के नाम चले जाते हैं। लेकिन ये अभिलेख किसने बनवाया था, ये किसका अभिलेख है, रुद्रदामन का अभिलेख है। किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। किस शैली में है, चंपू शैली में। चंपू शैली होती है जो गद्य और पद्य दोनों होती है, ठीक ना, ये ध्यान रखना। चंपू शैली जो होती है वो गद्य एवं पद्य दोनों में, इसका सॉरी दोस्तों, ठीक है ना। तो चंपू से जो गद्य और पद्य दोनों में होती है। इसी शैली में अगर पूछे कि वह कौन सा अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन, अस्कंदगुप्त चारों का नाम एक साथ लिखा पाया गया, तो जूनागढ़ का अभिलेख। इसी अभिलेख में एक चीज और प्लस पॉइंट है, इसी अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा भी है। तो ये जो अभिलेख आपका हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अभिलेख हो जाता है वो हो जाता है आपका जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा, जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान रखना, जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट अभिलेख बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का आपका अभिलेख का जो चैप्टर था वो क्लोज किया गया। इसमें एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए पूरा, ठीक है ना, कि कौन से अभिलेख थे। जैसे शिलालेख, अशोक ने जो अभिलेख बनाए उसमें से 3 अभिलेख थे। पहला शिलालेख था, स्तंभ लेख था, गुहा लेख था, ठीक है ना। जो सब बृहत एवं लघु शिलालेख, बृहत एवं लघु स्तंभ लेख, बृहत एवं लघु गुहा लेख। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था उसको पढ़ा पहली बार। तो अगर अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसी को अगर जाता है तो वो जेम्स प्रिंसप को जाता है, ठीक है ना। कौन से अभिलेख में, दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख को पढ़कर जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इन्होंने, अशोक ने जो अपने अभिलेखों को लिखने में जो लिपि अपनाई वो चारों प्रकार की लिपियों को अपनाया,
इसमें से ब्राह्मी, अरामाइक, यूनानी और खरोष्टी थी। शाहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान में है, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तक्षशिला पाकिस्तान में और लंपक जो अफगानिस्तान में, ये अरेमाइक लिपि में लिखा गया है। ठीक है ना। सारे कोहना कंधार द्विभाषी है, जो अरामाइक और यूनानी दोनों में लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा अभिलेख है जो द्विभाषी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे कोहना अभिलेख जो कि कंधार में है। ठीक है ना। अशोक ने सारे अभिलेखों में जो भाषा प्रयोग की वो प्राकृत भाषा प्रयोग की, लेकिन एक ऐसा अभिलेख है जो कि किस में लिखा पाया गया, सीरियाई भाषा में, और वो है आपका लंपक। ठीक है ना। किस भाषा में पाया गया, यह है सीरियाई भाषा में, जो कि एकमात्र वो है लंपक। दूसरा है इसने उसके बाद अपने स्तंभ लेख बनवाए। ठीक ना। जो बताया गया है, इसने शिलालेख बनवाए। जो शिलालेख बताया गया है कि बृहद शिलालेखों में 14 अभिलेख अंकित है, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तान और 6 भारत से हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 2 पाकिस्तान से वो ये हैं शाहबाजगढ़ी मानसेरा। शाहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान से पाए गए हैं। बाकी गिरनार, सोपारा, एरागुड़ी और आपका कालसी, धौली, जौगढ़, ये कहाँ से पाए गए हैं, उड़ीसा से भारत से पाए गए हैं। ठीक है ना। पहले अभिलेख में पशु हत्या निषेध, जो ये 14 बातें अंकित की गई थी, इसमें से अभिलेखों जो विवरण है, प्रथम अभिलेख में क्या गया है, पशु हत्या निषेध। दूसरे में दक्षिण भारत के स्टेट की चर्चा दी गई है। तीसरे अभिलेख में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ठीक है ना। 5वें में धम्म महामात्रों की चर्चा है। 12वें में सार ठीक है समन्वय की बात की है, मतलब समृद्धि समन्वय की बात की गई है। ठीक है ना। उसके बाद 13वें अभिलेख में 3 बातें महत्वपूर्ण की हैं। कौन कौन सी? 13वें अभिलेख में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक आपका कलिंग विजय, दक्षिण भारत के स्टेटों की चर्चा और 5 पड़ोसी राज्यों की चर्चा। तो 13वां जो अभिलेख है वो कलिंग विजय से संबंधित है इनका। ठीक है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट घोषित किया है। ठीक है, बताया है। उसके बाद आपका राजकीय घोषणा, लघु स्तंभ लेखों में जो होता है वो क्या होता है, राजकीय घोषणा होती है लघु स्तंभ लेखों में। सांची का स्तंभ लेख जो है महामात्रों को संघभेद की मनाही करता है, जो मध्य प्रदेश में। सारनाथ यूपी का अभिलेख भी वही करता है जो कि सांची का अभिलेख करता है। कौशाम्बी अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसे हम रानी का अभिलेख कहते हैं। क्यों? क्योंकि अशोक की पत्नी कारुवाकी के दिए गए दान का इसमें किया गया है, चर्चा की गई है। किस अभिलेख में? कौशाम्बी अभिलेख में। तो ये ध्यान दीजिएगा। शाहगौरा यूपी का अभिलेख है जिसमें अकाल के टाइम जो राहत अशोक ने दी थी उसकी चर्चा की गई है। ठीक है ना। उसका रुम्मन देई अब ऐसा अभिलेख है जिसे जो सबसे छोटा है। ठीक है ना। अशोक का अभिलेख रुम्मन देई ये जो सबसे छोटा है, इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। उसके बाद जो गुहा अभिलेख है, गुहा लेख में इनका सबसे एक ही अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण जो है जूनागढ़। रुद्रदामन का 150 ईसा पूर्व में बनाया गया, संस्कृत भाषा में है, चंपू शैली में। किसमें? संस्कृत भाषा चंपू शैली में। इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त सभी की क्या दी गई है, चर्चा की गई। किसमें? चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त की। सुदर्शन झील का निर्माण या सुदर्शन झील की चर्चा जो है वो भी किस अभिलेख में की गई है? तो जूनागढ़ अभिलेख में ही की गई। ठीक है। तो ये आपके क्या थे, आपके सभी अभिलेख थे जो हमने आपके सामने आप लोगों को बताया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू।